आज वी द वुमेन ऑफ इंडिया के फोरम पर हमारे साथ हैं मिस किरण भारद्वाज। वेलकम किरण मैम। किरण मैम प्रैक्टिस कर रही हैं 1992 से, सीनियर काउंसिल हैं, सुप्रीम कोर्ट में 2010 ऑनवर्ड्स हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का आप लोगों को मैं बताऊं कि आपको एक एग्जाम पास आउट करना पड़ता है, विच हम लोग कंसीडर करते हैं ये अच्छा टफ एग्जाम होता है, और उस वक्त ज़्यादा टफ हुआ करता था। एंड किरण मैम एक सीनियर मीडिएटर हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में और कड़कड़डूमा कोर्ट्स में, दोनों जगह मीडिएशन करती हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि किरण मैम बहुत कमाल की मीडिएटर हैं। मेरे अपने कुछ मैटर्स इनके पास गए, लाइक मैं अपीयर हो रही थी एज अ काउंसिल और कोर्ट ने रेफर किया मीडिएशन में, लकीली किरण मैम के पास गए और बहुत फास्ट रिजॉल्व हुए मैटर्स, सरप्राइजिंगली फास्ट रिजॉल्व हुए। तो मैं इनको हमेशा एक बहुत अच्छा मीडिएटर कंसीडर करती हूँ। मैं हमेशा इनको तारीफ भी करती रहती हूँ इस बात की। आप लोगों को आश्चर्य होगा जानकर, इन्होंने 350 से ज़्यादा मीडिएशन सेशंस कंडक्ट किए हुए हैं और केसेस करे हुए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में नॉमिनेटेड काउंसिल हैं फ्रॉम 2018, गवर्निंग मेंबर हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फ्रॉम 2016 टू 2020, और बहुत किस्म के मैटर्स हैंडल किए इन्होंने अपनी इस लंबी चौड़ी प्रैक्टिस में। 29 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत रिप्रेजेंट किया बहुत लंबे पीरियड तक, और दिल्ली गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया है इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दिल्ली गवर्नमेंट। स्टेट ऑफ पंजाब की स्टैंडिंग काउंसिल रही हुई हैं 2 कॉन्जिक्यूटिव सेशंस में। इन्होंने ऑल एजुकेशन फॉर सेंट्रल तिब्बतन स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम किया हुआ है, फॉर द एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए रिप्रेजेंट किया हुआ है एज एन अमाइकस क्यूरी, और also फॉर लीगल एड पैनल भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में शी हैड बीन इन और रिप्रेजेंट किया हुआ है क्लाइंट्स को। स्पेशली क्योंकि वी द वुमेन ऑफ इंडिया का फोरम है कि विमेन जब भी लिटिगेशन की नौबत आती है या लिटिगेशन से पहले की स्टेज में किस तरह से हम मीडिएशन की हेल्प ले सकते हैं। तो मैम आप प्लीज बताइए सबको, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन द फोरम ऑफ वी द वुमेन ऑफ इंडिया। किरण मैम पार्ट एंड पार्सल है वी द वुमेन ऑफ इंडिया की। वंस शी स्पीक्स अपॉन देन वी विल पोज क्वेश्चंस whosoever they are available on the in the meeting today. So welcome किरण मैम। हम लोग सब वेट करें आपके सेशन का कि आप बताएं कि क्या मतलब प्रोसीजर्स अबाउट मीडिएशन, किस तरह से मीडिएशन प्रोसीडिंग्स को यूज किया जा सकता है लीगल प्रोसीडिंग से रिगल आउट होने के एस्पेक्ट पर भी। तो एक बार आपका स्पीच हो जाएगी, व्हेन यू स्पीक अबाउट देन हम लोग क्वेश्चन भी पोज करेंगे। सो वेलकम किरण मैम, लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच शोभा जी, and thank you so much for giving me an opportunity to be a part of We the Women of India, which is a big platform, and it's a great opportunity for me to represent over here. I'm a trained mediator. We already have 40 hours training as to become a mediator. First of all, I should tell you, we have 40 hours training. Along with that, we sit with trained mediators for 10 or 20 sittings to become a certified mediator of Supreme Court. So I got a training from Supreme Court. Then there was a place in Karkadoma also. So I was invited there to be a part of that. So I joined that also. So अब मीडिएशन क्या है, पहले इस पे करेंगे कि मीडिएशन आया कहाँ से। ये जो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेसोल्यूशन है, जो कोर्ट ने सोचा कि इतने केसेस लंबे हैं, इतना सब कुछ है, कैसे इतनी लिटिगेशन का समाधान करा जाए, तो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेसोल्यूशन में हम गए। उसमें क्या क्या आता है, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन एंड जुडिशियल सेटलमेंट, जो कि थ्रू लोक अदालत होती है, एंड और भी अलग मोड्स हैं, जैसे नेगोशिएशन है, न्याय पंचायत है, फास्ट ट्रैक है, आर्बिट्रेशंस, मिनी ट्रायल्स है, मीडिएशन आर्बिट्रेशन है, ओडीआर है, एडीआर है, बहुत सारे हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रल थर्ड पार्टी। तो ये जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम्स है, ये एक चीज इनेबल करता है, जैसे कि किसी का माइंड मेंटल अप्रोच चेंज करने में या किसी का माइंड चेंज करने में
जो पार्टीज हमारे इसमें आती हैं उनको थोड़ा हम कोशिश करते हैं और एक सेटलमेंट में आने की कोशिश करवाते हैं। और एडीएफ जो प्रोसेस है वो इट्स वेरी चीप, फास्टर है, सिंपल है एंड गिव्स accessible justice to all, and we do all the mediation within the four corners of our law. हम लॉ के बियॉन्ड नहीं जाते हैं, जो भी हमारा लॉ लैंड का है उसको हमें नजरअंदाज नहीं करना। सो मीडिएशन कॉन्फ्लिक्ट रेसोल्यूशन एक ऑल्टरनेटिव मेथड है जिसको हम मध्यस्थता भी कहते हैं। मध्यस्थता विवाद निपटाने के सबसे पुराने रूप में से एक है मध्यस्थता यानी कि मीडिएशन। सो मध्यस्थता या मीडिएशन एक विवाद समाधान की प्रक्रिया है जिसमें अदालतों का सहारा लिए बिना विवादों को हल किया जाता है। यह एक स्वैच्छिक मतलब वॉलंटरी, पार्टी केंद्रित एंड स्ट्रक्चर नेगोशिएशन प्रोसेस, इंटरैक्टिव बातचीत के प्रक्रिया इसमें होती है जिसमें विवाद से जुड़े दोनों पक्ष शामिल होते हैं। मध्यस्थता प्रक्रिया को एक तीसरा पक्ष देखता है और समस्या का समाधान करता है। अदालतों में सीधे जाने के बजाय पक्षकार समाधान तक पहुंचने के लिए प्रतिष्ठित मध्यस्थ या मीडिएटर की मदद लेते हैं, जहां मध्यस्थ विशेष संचार और बातचीत तकनीकों का उपयोग करके अपने विवादों और अपने मतलब जो पार्टीज के विवाद है वहां पे को हल करने में पक्षों को सहयोग करते हैं। पार्टीज का पूरा वो करते हैं, हम सिर्फ फैसिलिटेट करते हैं, हम जज नहीं है, सिर्फ एक कोशिश करते हैं कि इनके विवाद खत्म हो जाए। जो भी पार्टी आती है हमारे पास, मध्यस्थ अपने संचार और बातचीत कौशल के माध्यम से पार्टियों के विवादों का समाधान करता है। कोर्ट की मदद लिए बिना हम विवादों को सुलझा सकते हैं। वाद विवाद के लिए मध्यस्थता बेहद मददगार है कि वे अपने विवादों को, जो भी पार्टी है वो अपने विवादों को एमिकेबली और सस्ते, सरल, फ्लेक्सिबल और तेजी से मीडिएटर मध्यस्थ वार्मली फ्रेंडली वे में सुलझा लेता है। प्रशिक्षित जैसे कि न्यूट्रल मीडिएटर हम सब होते हैं की मदद से पार्टियों के बीच मध्यस्थता की जाती है जो पूरी तरह गोपनीय होती है और तारीख समय पार्टियों की सुविधा के अनुसार हम देते हैं। पार्टियों पर कोई बल या दबाव नहीं है। अगर वे मामले को निपटाने के लिए नहीं चाहते तो वे मध्यस्थता छोड़कर जा सकते हैं। मध्यस्थता पक्षों को मध्यस्थता के लाभ हम बताते हैं, उनके पेंडिंग केसेस को भी सुलझाते हैं। जहां वे किसी भी अदालत, अथॉरिटी या कोई भी सेल कहीं भी वो पेंडिंग हो, हम सब कोशिश करते हैं सबको इकट्ठा लेकर सुलझाने की। एंड हम उनको क्या करते हैं, ध्यान से सुनते हैं इन अ जॉइंट सेशन और जरूरत पड़ने पर प्राइवेट सेशन भी लेते हैं और पक्षकारों के बीच बाधाओं का या गतिरोध को दूर करने के विवादों को हल करने की कोशिश करते हैं और पक्षकारों को अपने विवादों को हल करने में मदद करते हैं। मध्यस्थता का एक अहम उद्देश्य न्यायपालिका पर बोझ कम करना भी है। मध्यस्थता में अदालती समय की बचत भी होती है और मुकदमेबाजी से जुड़े परेशानियों से भी निजात मिल जाता है। आज अदालतों में जजों की कमी है, केसों के निपटारे में देर हो रही है, अदालतों में पेंडेंसी या लंबे मामलों का अंबार लगा हुआ है। ऐसे में मध्यस्थता कोर्ट के बोझ को कम करता है और न्याय प्रक्रिया को सुलभ और तेज बनाता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मध्यस्थता की पहल काफी सफल रही है। दिल्ली में मध्यस्थता के मामलों में 64% से अधिक की सफलता का ट्रैक रिकॉर्ड है। ये एडीआर का पसंदीदा तरीकों में से एक उभर कर आया है। हम मीडिएशन के जो बारे में कर रहे हैं, दिल्ली में पहला मध्यस्थ केंद्र 2005 में 30 हजारी कोर्ट में खोला गया
था। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.सी. लोहाटी ने 2005 में एमसीपीसी का गठन किया। कुछ ही समय बाद मध्यस्थता पर एक पायलट प्रोग्राम भी किया गया और दिल्ली में मध्यस्थता की शुरुआत हुई। प्रत्येक मध्यस्थों ने 2005 में न्यायिक मध्यस्थता शुरू की और 30,000 परिसर में आधुनिक सुविधाओं के साथ एक स्थायी मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया गया। और ऐसे ही हमने और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी करा, जैसे कि करकड़ोमा में भी शुरुआत करी और इससे सबको अदालतों को बहुत राहत मिली। मध्यस्थता केंद्र का जो अब नए तरीके से निर्माण हुआ है आफ्टर सो मेनी इयर्स, अब नए सेंटर्स का निर्माण हो गया उसमें, जिसमें पार्टीज आती हैं और अपने मारपीट के झगड़े, वैवाहिक मसले, दुर्घटना से क्लेम संबंधी मामले, कमर्शियल जो केसेस आजकल आ रहे हैं, या जो आपके कंस्ट्रक्शन के ऊपर केसेस हैं, या पड़ोसियों के झगड़े, या कोई पुलिस के साथ कुछ भी, ये सब हम मीडिएशन में लेते हैं। चेक बाउंसिंग का केस है, ये सब हमारे पास आते हैं। मगर मध्यस्थता केंद्र में जिन मामलों को सुलझा दिया जाता है उनमें दोबारा अपील या फिर पूर्व विचार याचिका दाखिल नहीं की जा सकती है। मतलब देयर इज नो अपील, नो रिव्यू वंस द पार्टीज कम टू अ सेटलमेंट एंड इट बिकम्स फाइनल। वक्त के साथ मध्यस्थता केंद्र में कई सुधार किए गए हैं। यहाँ कई तरह की बेहतर सुविधाएं दी गई हैं। पहले जहाँ कोर्ट रूम को ही भागों में बांटकर, जो पहले कोर्ट के अंदर ही होता था, अब डिफरेंट वे में कर दिया है। और मध्यस्थता जैसे पीड़ित लोगों के लिए, बच्चों के लिए विशेष कमरे बनाए गए हैं। एक मीटिंग रूम भी रखा गया जहां हम पार्टीज को कोशिश करते हैं कि बिठा के उनको अकेले में एकांत में बिठा के उनको सेटल करके आए, या वो मौका दे बात करने का। भारत में निजी मध्यस्थता में सेटलमेंट एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सिबल। जो हम प्राइवेट मीडिएशन करते हैं उसमें सेटलमेंट एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल नहीं है लॉ में। उसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट वे में फाइल करना पड़ता है। विवादों को हल करने के लिए पक्षों को मुकदमेबाजी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग ऑफ प्राइवेट पार्टीज प्रेफर टू सेटल द डिस्प्यूट थ्रू कंसिलिएशन अकॉर्डिंग टू द 1996 एक्ट. So to overcome the lacuna, the legislation provides for ADR, the Civil Procedure Code of 1908, which was amended and there by the enactment of Section 89. So Section 89 of CPC does not recognize or deal with private mediation. It is with regard to only court annexed mediation. पक्षकारों को कोर्ट में केस दायर करना होता है और फिर मामले को मध्यस्थता के लिए रेफर कर देते हैं, और कई बार कोर्ट यात्रा का खर्च दूसरे पक्ष को भी दे देते हैं। न्यायालय ने वादककारियों को निःशुल्क मध्यस्थता है, और यहाँ तक कि अगर अदालत मध्यस्थता में के बाद का निपटारा हो जाता है तो कोर्ट फीस भी वापस की जाती है। इसका कहने का अर्थ ये है कि कोई भी सूट अगर हो तो उसमें हम कोर्ट फीस वापस करते हैं। हम उसमें लिख देते हैं सेटलमेंट की कोर्ट फीस वापस होगी, और ये टोटली फ्री सेवा है सबके लिए। पक्षकार इस बात से संतुष्ट होते हैं कि सेटलमेंट उनका हो गया है और अदालत की निगरानी में हो रहा है। So the litigant made full genuine efforts to settle the dispute and are confident that the settlement arrived would have the authority of the court in the form of a decree. मध्यस्थता करते समय माहौल इतना अनुकूल होता है कि वादकारी अदालत में वापस जाने के बजाय अपने विवादों को निपटाने के लिए कंफर्टेबल महसूस करते हैं और अदालती कार्रवाई खत्म होने का वर्षों तक इंतजार नहीं करते। मध्यस्थता समय बंधक है,
The mediator takes number of sessions and the time limit given to us is 60 days के भीतर मध्यस्थता को पूरा करना की कोशिश करते हैं. मैक्सिमम इज 90 days. समटाइम इससे कई बार ये होता है कि कोर्ट के ऑर्डर में ही लिखा होता है कि आप 1 हफ्ते में करके दीजिए मीडिएशन और हमें रिपोर्ट भेजिए. So many times I get the time within 2 weeks you have to do, within 1 week you have to do, or within 1 day. आज का ही दिन है क्योंकि पार्टी चली गई, आउट स्टेशन से आ रहे थे. So the parties can take extension of time from the court for further mediation also. कई बार वादककारियों को लगता है कि मध्यस्थता के लिए मामले को भेजकर वे पक्ष को साइडलाइन कर रहे हैं and are foregoing their rights to approach the court. पार्टियां अपनी कमजोरियां या अहंकार को उजागर करने से डरती हैं या समझौतों की शर्तों को ना मानने के लिए कोर्ट के दायरे में रहना पसंद करती है और कोर्ट के फैसले को मानने के लिए तैयार हैं. ऐसा नहीं है कि सभी मध्यस्थता सफल रहते हैं. The cases are referred back to the court also for adjudication which are not settled or where the party doesn't come, जो अनफिट होते हैं जिसको हम कहते हैं. दिल्ली में दिल्ली सरकार द्वारा प्री लिटिगेशन मध्यस्थता शुरू की गई है. दिल्ली उच्च न्यायालय और दिल्ली पुलिस ने एक ऐसी व्यवस्था तैयार की है जिसके तहत एक महिला अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराती है. महिला सेल है हर एक पुलिस स्टेशन और हर जगह के सेल में उधर दर्ज कराती है याचिका और वहां पे मैरिज काउंसलर भी होते हैं जो ट्राई करते हैं इनका रिकॉन्साइल कराने के लिए. दे मैरिज फेलिंग विच द मैटर इज रेफर्ड टू मीडिएशन सेंटर where the mediator assists them in reaching an amicable settlement. मध्यस्थ पार्टियों को एक समझौते पर पहुंचाने में एक समर्थ सक्रिय भूमिका निभाता है. With the increased number of cases are referred to court annex mediation centers which are functionally efficiently and in full swing in the Honorable Supreme Court and in almost all the high courts all over India and also in many districts and session courts and now in tribunals also. मध्यस्थता एक कैरियर विकल्प के रूप में अधिक कानून के बच्चे, वकीलों और रिटायर्ड जजेस या विशेषज्ञ को आकर्षित भी करता है. मध्यस्थता केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई व्यवस्था है. ये स्वतंत्र रूप से और कानून सिस्टम के लिए मिलकर काम करता है. लॉकडाउन के कारण मध्यस्थता केंद्रों का काम प्रभावित हुआ है लेकिन अब ऑनलाइन तरीके से कार्यवाही होती है. अब तो फिजिकल भी शुरू हो गया और ऑनलाइन भी है. वर्चुअल मीडिएशन एंड फिजिकल मीडिएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डिस्टिंक्शन भी करना. आजकल वर्चुअल मीडिएशन का दौर चल रहा है. पार्टीज कैन सेटल देयर डिस्प्यूट ऑनलाइन विदाउट द नीड फॉर इन पर्सन अपीयरेंस. मीटिंग्स आर कंडक्टिंग बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. इसमें समय और पैसे की बचत होती है. फिजिकल मीडिएशन प्रोसेस में फिजिकल मीटिंग होती है और पार्टीज एक दूसरे के आमने सामने मिलकर बातें करती हैं और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है. मध्यस्थों का परीक्षण इसमें सफलता दर के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है. जैसे मीडिएटर्स के पेशेवर ट्रेनिंग की जरूरत है. एक मीडिएटर बातचीत की सुविधा करता है और विवादों से जुड़ी पार्टियों से बातचीत करता है. हालांकि मीडिएटर्स को विवादों से संबंधित कानूनों और जो भी रूल्स हैं वहां के का ज्ञान होना चाहिए, लेटेस्ट जजमेंट का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ये पेशेवर अदालत प्रणाली के बाहर काम करता है. मीडिएशन से हम कोर्ट से लंबे प्रोसीडिंग से बचते हैं. खर्च कम होता है. आपसी एग्रीमेंट जल्दी होता है. साथ में प्राइवेसी और रिश्तों में भी बने रहने की संभावना रहती है. वैसे हमारे देश में मध्यस्थता को पारंपरिक तौर पर भी मान्यता मिली है. अदालतों में पहुंचने से पहले दोनों पक्ष परिवार और समाज के स्तर पर मामलों को सुलझाने की कोशिश करते हैं और गैर पेशेवर मध्यस्थ के कई दौर से गुजरते हैं.
सो जब जैसे ये जो हमारे विवाद है, जैसे जमीन विवाद, शादी से जुड़े विवाद, ये सब कई बारी कोशिश करते हैं कि फैमिली में सब जगह सेटलमेंट हो जाए। तो इस अगर जब नहीं होता तब वो कोर्ट में आते हैं, अपनी याचिका फाइल करते हैं और फिर रेफर होता है मीडिएटर्स को मीडिएशन में। तो एडीआर जो है हमारा प्रक्रिया की जन जन तक पहुंचने के लिए जागरूकता जागृत करता है। लोगों को इसके फायदे के बारे में पता होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोग अब इससे अपनाएंगे। मीडिएशन एडीआर से जुड़ा एक प्रभावशाली प्रक्रिया है। वे मीडिएटर बनने के लिए सिर्फ कानून ज्ञान से काम नहीं चलता, सॉफ्ट स्किल की भी जरूरत पड़ती है, जिससे कि दोनों पक्षों के संवाद आसानी से हो पाए। Good mediators are seen as friendly, empathetic, and respectable. They listen carefully and help in negotiation in a warm, friendly manner. एक मीडिएटर का अप्रोच प्रोफेशनल होना चाहिए। A mediator in principle must be completely neutral in the mediation process. बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि कितना न्यूट्रल है, ऑनेस्टी कितनी है, कि किसी पार्टी से मिला तो नहीं हुआ। Should understand both the parties, should be polite and try to listen them patiently. हर एक को टाइम दे, वो हर एक पार्टी को। मध्यस्थता पूरी तरह से विश्वास पर आधारित है। विश्वास पार्टियों का, वकीलों का मध्यस्थ के बीच होना चाहिए और मध्यस्थता प्रक्रिया किए जाना आवश्यक है। ये मीडिएशन का मेन रोल है कि हम अगर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कैसे होगा। हमें ये मान लेना चाहिए कि मध्यस्थ के पास आने पर पार्टियों के बीच शून्य भरोसा होता है। इसके बाद सही माहौल बनाना मध्यस्थ का काम है। पार्टियों का विश्वास अर्जित केवल मध्यस्थता की प्रक्रिया और भर में एक ही प्रदर्शन के साथ किया जा सकता है। The mediator's opening statement and the manner of conducting the mediation process at every stage plays a very important role in gaining the trust of the parties, helping the parties to come out of their shell, shed their inhibition, and move from a litigation mode to negotiation mode. Constructive communication can only be possible if parties have trust in mediation. The parties may not have trust in the first instance, but the way the mediator handles the process can make this happen. While gaining trust, the parties put faith in mediation and mediator and share confidence and personal information. Even the secrets are also shared in a private session. We as mediators take first step to build trust and try sometimes small, like sharing a personal story or asking the party to share something about them. The party should feel comfortable and have faith in mediator, and this gets reflected in the process the mediator facilitates and in the manner in which the atmosphere is created. The body language also plays a role to gain trust. Even if we cannot solve a dispute, the way we conduct ourselves and satisfy the party and make the parties feel that this is the best platform of dispute resolution where they have been heard and understood. The lawyer must feel involved and play an active role. The mediator should be honest when he is trying to build trust. Trust has to be built slowly growing alongside our relationship with the parties. Next is confidentiality of a mediation process is very vital. It plays a crucial role in enabling parties to reach settlement. Confidentiality is parties में trust और confidence generate करता है और discussions free and fair atmosphere में होते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने भी confidentiality पर बहुत stress किया है. Party self-determination is a key factor which distinguish mediation from litigation and other dispute resolution process. ये mediation का fundamental principle भी है. आप बताइए, अगर समस्या आपकी है तो हल भी आपके पास ही है, आप ही ने सॉल्व करना है, आप ही के कहने पर सब कुछ होगा. मीडिएटर तो कुछ सिर्फ फैसिलिटेट कर रहा है. जो भी आपका
सेटलमेंट होगा वो आपके हित पे होगा, आपके कहने पे होगा, आप पे कोई दबाव नहीं है, तो आप ही ने डिसाइड करना है। कोर्ट कनेक्टेड मीडिएशन प्रोसेस के लिए ये और भी जरूरी है। आत्मनिर्भर मध्यस्थता सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, as the final decision lays in the hands of the parties in their own terms and conditions। वे दूसरे पक्ष को समझाने की कोशिश करते हैं, वे मतलब हम मीडिएटर्स, और प्रक्रिया में मध्यस्थ से विश्वास और सम्मान पार्टियों के बीच बनाने की कोशिश करते हैं। मध्यस्थ रिश्ते को बचाता है, जबकि इन कोर्ट प्रोसीडिंग थ्रू लेंथी प्रोसीजर द रिलेशनशिप्स आर समटाइम्स स्पॉइल आल्सो, एंड मामलों का फैसला गुण दोष के आधार पर किया जाता है। केवल एक ही पार्टी जीतेगी। Both the parties sit together to arrive at mutually satisfactory settlement, and the mediator task is to facilitate the parties to arrive at a settlement, and both the parties sign the settlement thereafter। Parties एक समझौते पर पहुंचने के लिए अपील दायर नहीं कर सकती है, क्योंकि ये विवाद के लिए जीत की स्थिति है। It's a win-win situation for both the parties। All the disputes including रिश्ते संघर्ष, फैमिली प्रॉब्लम्स, मकान विरोधी, किराएदार का समस्या, नेबरहुड निर्माण विवाद, पुलिस विवाद, चेक बाउंसिंग, लेबर वेजेस डिस्प्यूट्स, एक्सीडेंट डिस्प्यूट्स या कमर्शियल डिस्प्यूट्स, सब रिजॉल्व होते हैं हमारे। कोई भी केस हो, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, बैंक के डिस्प्यूट्स रिजॉल्व होते हैं, लोन के रिजॉल्व होते हैं, सब तरह के। बातचीत का मुख्य संघर्ष सही हित को समझना और उन्हें वे देना है जो वे चाहते हैं। दृष्टिकोण का एक प्रमुख तत्व उनके गुण दोषों पर मुद्दों का निर्णय करना और लोगों को स्पष्ट धारणा सहित समस्याओं या मुद्दों को अलग करना। मतलब अंडरलाइन क्या है, वो क्या चाहते हैं, एक एक पार्टी से हमें समझना पड़ता है उनके लिए बॉटम लाइन क्वेश्चन क्या है, या उनका हम वो क्या पर्टिकुलर करते हैं। कहानी शुरू में आते बहुत लंबी बना के, पर एंड में वो सिर्फ एक चीज चाहते हैं, उसको हमें ढूंढना है, वो हमें मुद्दे के लिए बहुत जरूरी है। दूसरे पक्ष के हित पर ध्यान भी केंद्रित करना है हमें, which involves a deeper analysis of the reasons of a dispute and not on position। Create variety of options to choose from, Vatna, Malatna, and testing legitimacy. Also relying on objective criteria by supporting and fulfilling their realistic obligations. Thus, the stage of negotiation, area, preparation, exchanging information, bargaining, closing, and commitment. It can be categorized in maybe 3 categories, I can say: connecting, communication, and relationship. Then crafting, interest, options, legitimacy, objective criteria, and choosing, alternative, and commitment. Negotiation may involve bargaining also. The negotiation in mediation helps the parties to arrive at a fair agreement, preserving and enhancing the relationship between the parties, and it avoids exploitation, litigation. A mediator can adopt various techniques to handle the situation by taking separate sections and taking proposals separately also. A mediator should plan, propose, progress, and help the parties in the negotiation by shifting them from an adversarial approach to a problem resolving and interest-based approach, and giving them what they want, which is a principled negotiation. The mediator resolves the mutual problem by joining, making a collaborative effort by resolving to reality testing, brainstorming, exchange of offers between the parties, breaking impasse, arriving at mutually acceptable agreements. It becomes like a cordial negotiation between the parties which have mutual trust. So अब हम कुछ मीडिएटर के बारे में भी बताते हैं। मीडिएटर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए इन द बैकग्राउंड, जैसे कि जो भी बिहेवियर मीडिएटर का होता है वो किस तरह मतलब हाउ ही इज हैविंग दैट, मे बी ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बैकग्राउंड, सोशल
इकोनॉमिक कल्चरल फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंट फैक्टर्स हैं, या प्रिवेलिंग लॉस ऑफ द लैंड है, या कोई कॉन्स्टिट्यूशन चार्टर और प्रियम्बल में है, एक्ट्स हैं, नेगोशिएशन है, गाइडलाइंस है इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये मीडिएटर के दिमाग में सब बातें रहती हैं। फर्दर इट मे डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड मेंटल कंडीशन ऑफ द मीडिएटर। अब जैसे हमारे पास कोई केस आता है, आई एम जस्ट गिविंग यू एक छोटा सा एग्जांपल। हम सुप्रीम कोर्ट में मीडिएटर है, अब मेरे पास एक पार्टीज आती है जो बंगाल से हैं या जो तमिलनाडु से हैं। लैंग्वेज आई डोंट नो, नाइदर आई नो बंगाली, नाइदर आई नो तमिल, हाउ कैन आई डू मीडिएशन? उनको हिंदी समझ नहीं आ रही, उनको इंग्लिश नहीं आ रही, दे आर फ्रॉम विलेज एरिया, इट्स वेरी डिफिकल्ट ना। इसमें हम क्या कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, या तो हम बोलेंगे एक एक्सपर्ट जिनको ये लैंग्वेज आती है वो हमारे साथ बैठ जाए, या हम ये वापस कर देंगे, मीडिएशन हम नहीं कर सकते, या उनको कोशिश करेंगे कि वी डोंट अंडरस्टैंड, आप कोई अपना बंदा लाए जो हमें आपकी समस्या समझाए, उनके साथ कोई भी आएगा वो हमें असिस्ट करे। हर एक तरीके से हमें हैंडल करना आना चाहिए। So the mediator should inform the parties at the opening session about the procedure involved in mediation, which includes confidentiality of all communication made during the proceeding, and without permission not to disclose any communication made by the parties in a private session. Neutrality, time limit, benefits of mediation, return of court fees in a suit, and there is no force or pressure on the parties to arrive at a settlement, or they are free to walk away from mediation at any stage if they feel so. When parties come to me, what we say, we introduce ourselves, we welcome them, उनसे उनकी लैंग्वेज पूछते हैं, आप कौन सी भाषा में हमसे करेंगे, आइदर हिंदी में चाहिए उनको मीडिएशन या इंग्लिश में चाहिए, जो मुझे लैंग्वेज आती है, या पंजाबी में चाहिए। सो दे फील, समटाइम्स दे फील कि नहीं हमें तो हिंदी चाहिए, तो हम हिंदी में उनसे मीडिएशन के बारे में बात करते हैं, उनको पूरा प्रोसीजर समझाते हैं, उनको हर चीज बताते हैं। नहीं तो हम कहते हैं टाइम बाउंड है, हम कोर्ट को वापस कर देंगे, इसके सारी समस्याएं हल करते हैं उनकी। ये हमारे लिए एक केस नहीं है, हमारे लिए अगर उनके 8 केस पेंडिंग है तो हम 8 केस की सब कोशिश करते हैं इसको सुलझाने की और खत्म करने की। इसके साथ कोई भी उनके साथ आते हैं, हम सबको सुनते हैं, कोई भी उनके कागज है हम सबको देखने की कोशिश करते हैं, अपने टैक्टिक्स अपने तरीके से हम उनको समझाते हैं हर चीज। सो हम अ मीडिएटर इज अ mere facilitator. In mediation, the mediator cannot impose a decision on the parties. That is not being judgmental. There should be no pressure or undue influence on the parties. The mediator controls the process, facilitate negotiation, but the outcome is always in the hands of the parties. A mediator should respect everyone and should be decent, and should manage and control the parties and proceeding of the mediation. A mediator should try to place themselves in other person's shoes and listen to other person in sense of respect. He or she, जो भी mediator है, should act fairly, be impartial, and should avoid the appearances of partiality or prejudice to other parties, and to preserve and maintain the integrity, fairness, justice, fidelity, and honesty. It is ethical that there should not be self-interest, or there should not be any conflict of interest with the parties or in the matter, or has any financial gain. The mediator should disclose all the conflicts of interest before the mediation starts, or during mediations immediately if he comes to know. In a mediation, the mediator should not take any gifts or financial gains and have any self-interest in the matter, or should not be biased, and should play only the role of the mediator, and should not give any advice or opinion to the parties, and should gain trust, respect, and confidence of the parties. In mediation, we are not imposing any agreement between the parties. The parties have to come with the solution. They should try to work as a team with the spirit of compromises, the spirit of give and take.
A mediator should not take position but be justified with the law position based on principle and should understand the underlying interest of the parties and fulfill the common goal. The mediator should encourage for self-determination of the parties in their decision and the terms and conditions to resolve their dispute. The mediator should be competent to deal with the subject of the dispute or underlying interest of the parties. In another word, the mediator should be laced with the law of the land and latest judgments or the rules or acts to effectively conduct mediation. Now, another thing is that mediation should not harm the parties or the third party. We must avoid adding fuel to the fire. To be sure, there are circumstances in mediation, as in medicine also, where the problem may have to get worse before it can get better. Venting emotions can be a painful process. Before employing the techniques, however, the mediator must be confident that she has the skill and experience to avoid making matters worse. In mediation, the mediator helps the parties to arrive at a fair agreement, preserving and enhancing the relationship between the parties, and it avoids exploitation and litigation. अब मैं थोड़ी सी बात कुछ और भी करना चाहूंगी, जो जैसे कि बिकॉज ये लेडीज का प्लेटफॉर्म है, तो लेडीज इसमें हम लोग क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं कोर्ट के जाए बिना. प्री लिटिगेशन जैसे हमने बोला, उसमें हमें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है. हर जगह सेंटर्स खुले हुए हैं, वहां पे जाए, एक फॉर्म फिल करते हैं जहाँ पे जो वहां पे मीडिएटर्स बैठते हैं वो इनकी समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं, और कुछ आई थिंक नॉमिनल फीस उनको वहां पे देनी पड़ती है, और ये इनका सेटल भी हो जाता है कई बारी, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कोर्ट एंड गोइंग फॉर अ लॉन्ग कोर्ट प्रोसीडिंग्स, और समय भी बचता है उनका. तो ये बहुत अच्छा स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया है, जो हर कोई काफी चल भी रहा है. और अब जो मीडिएशन हैं, जो कोर्ट एनेक्स मीडिएशन है, उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप एक लिटिगेशन डालते हैं, कोई भी दो आप लेडीज जो वाइफ डालेगी, दो हस्बैंड डालेगा, ऐसी कितनी सारी डल जाती है. तो उसमें क्या है, अगर आप जज साहब को कोई भी पार्टी बोलती है कि हमें मीडिएशन के लिए रेफर कर दो, या जज साहब सोचते हैं कि आप मीडिएशन जाना चाहते हैं और पार्टीज को भेज देते हैं, वहां पे जब एक समय दिया जाता है, एक डेट दी जाती है जिसमें सब दोनों पार्टीज आती हैं, जिसमें प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझाया जाता है. अगर आपका मैटर सेटल नहीं भी होता किसी कारणवश, या थोड़ा सा पॉइंट रह जाता है, समय ज्यादा लग रहा है, आप ये हमेशा कोर्ट को रेफर वापस कर देते हैं. कोर्ट में आप सुनवाई करा लीजिए, क्योंकि एटलीस्ट वो हमने शुरुआत तो कर दी आपके दिमाग में डाल के कि आपका केस हम सेटलमेंट में जा सकता है या नहीं जा सकता. बट हम क्या करते हैं, हम 498A लेते हैं, लेकिन हमारे में क्या है, हम क्रिमिनल केसेस नहीं ले सकते, मतलब जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं. हम वी कांट टेक मीडिएशन इन अ नॉन कॉग्निजेबल, जैसे रेप का केस है या कोई भी केस है, हम वो नहीं ले सकते हैं. वो हम जज साहब के पास ही छोड़ दे, मतलब कह देते हैं हम नहीं करें. बाकी सेक्शंस हम ले लेते हैं, जैसे उसमें 4-5 सेक्शंस है अगर आपके लगे एफआईआर में, तो बाकी को हम रिजॉल्व कराने की कोशिश करते हैं. लेकिन जो क्रिमिनल आपकी जो नॉन कॉग्निजेबल है उसको हम नहीं लेते और कहते हैं इट इज नॉट टेकन अप इन मीडिएशन, वो जज साहब ही करेंगे. तो इट इज अ बेस्ट थिंग इज कि हम पार्ट का भी जो भी आपके आते हैं हमारे पास पूरा केस, हम उसका पार्ट भी रिजॉल्व कर सकते हैं. ये नहीं कि हम पूरा केस ही खत्म करना है तभी होगा मीडिएशन, ऐसा नहीं है. कोई भी हम पार्ट भी उसका कर सकते हैं कि आपको कहीं से कुछ रिलीफ मिल जाए. एक तो ये बहुत इसका प्लस एडवांटेज है. दूसरा, अब आजकल जो लेटेस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया है अमेंडमेंट के साथ, जो नया अमेंडमेंट्स हुई है, इवन इन आर्बिट्रेशन में जो अमेंडमेंट्स आई हैं जो 2019 में, इससे हमें बहुत फायदा मिल रहा है, क्योंकि वहां पे अब एक काउंसिल, आर्बिट्रेशन काउंसिल क्रिएट हो गई है जो ये सब चीजें लुक आफ्टर करेगी अब, और एडीआर के अंडर आता है. और वैसे भी कई लोग कहते हैं कि इसका वो क्या है तात्पर्य, क्योंकि कोई एक्ट तो है नहीं, बट इसका बहुत फायदा है. अब हमारे ये
कंसिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट में कवर हो रहा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अलग सेपरेट मीडिएशन का वो हो गया, प्लेटफॉर्म बन गया है कि आप वहां पे भी करिए। और सबसे बड़ी बात, अब लॉ कॉलेजेस में एज अ मीडिएशन सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, जो बीसीआई ने बहुत खूबसूरती से ये इनकॉर्पोरेट करा है। और ये सब बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी हो गया कि आप ये चीज सीखिए। आपको, आप इसको इंडिविजुअल प्रोफेशन भी बना सकते हैं। एडीआर को एज अ आर्बिट्रेटर, एज अ मीडिएटर आप आके अपना कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप लिटिगेशन ही करते रहे, आप ये भी एक प्लेटफॉर्म है, आप आपके लिए ओपन। क्रॉस बॉर्डर मीडिएशन आ रही है आजकल बहुत, और ऑनलाइन मीडिएशन तो है ही है, जिसको हम करते हैं, हम रिकॉर्डिंग करते हैं और पार्टीज को बिठाते हैं, उनको समझाते हैं, हमारी रिकॉर्डिंग होती है जो हम सीधा जज साहब के यहाँ भेज देते हैं। तो आपको कहीं नहीं जाना, आप घर बैठे बैठाए भी ऑनलाइन मीडिएशन में कर सकते हैं अपना सेटलमेंट, अगर आप चाहते हैं तो। एक चीज और है, जिससे आप सब मीडिएशन में आते हैं जब, तो थोड़ा बस ये है हमारी रिक्वेस्ट कि ओपन माइंड से आइए, सेटल करने के मोड से आ रहे तो वो करिए। इसमें हम बच्चों का इशू विद द लेटेस्ट जजमेंट, मेरे पास 3-4 जजमेंट्स हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। जरूरी है आप सबके लिए ये सब जजमेंट करना, याद या समझना। हाई कोर्ट की जजमेंट आई है और जो सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि हम बच्चे का इशू इसमें कवर नहीं करें। और बच्चे का पहले हम लेते थे सारे बच्चों का इशू भी, लेकिन अब हम बच्चों का इशू कोशिश कर रहे हैं कि नहीं करें, और उनके राइट्स हम ओपन रख रहे हैं। राकेश जैन वर्सेस स्टेट, ये दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है, जिसमें क्लियरली सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट कवर हो रही है, जिसमें विद रिगार्ड टू मैट्रिमोनियल केसेस पे है, डॉवरी पे है एंड चाइल्ड कस्टडी पे है। अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा चाइल्ड कस्टडी। हम इसका इशू ओपन रखते हैं क्योंकि एज एंड व्हेन, जब भी उनको चाहिए, बच्चे को कोई भी जरूरत है, इमीडिएटली आप, वो लोग कोर्ट आ सकते हैं, उनकी मदर या गार्डियन जो भी है कोर्ट आ सकते हैं करने के लिए क्लेम। बाकी जो है 498A का राइट है उनके पास, मेंटेनेंस है लेने का, एलिमनी है वुमेन्स को लेने की। कई केस फ्रॉड में भी होते हैं जो हम बाद में पता चलता है, या कुछ ऐसी वजह होती है कि हैरेस करने का, या कई बार ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि हमें मीडिएशन करनी ही नहीं है, हम इनको सबक सिखाएंगे या इनको सजा देना चाहते हैं। उससे क्या होता है, उनकी एज भी बढ़ रही है, पार्टी की बढ़ रही है, अननेसेसरी लिटिगेशन चल रही है, उनका खर्चा भी बहुत हो रहा है क्योंकि उन्होंने लॉयर्स को भी देना है, कोर्ट फीस भी देनी है, एक केस डालेंगे 10 और डालेंगे। और मेंटेनेंस में भी आजकल कोर्ट देखता है कि एक्चुअल स्टेटस क्या है। सपोज दोनों पार्टी क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस, तो हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से, अगर वो कमाते नहीं है कुछ भी, तो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। उनकी इनकम देखी जाती है, उनका सब देखा जाता है, स्टेटस देखा जाता है, सब कुछ देखा जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है गणेश वर्सेस सुधीर कुमार श्रीवास्तव एंड अदर्स, इसमें भी क्लियरली बोला है जज साहब, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, कि it is open to the wife to give up any claim so far as maintenance or permanent alimony or stridhan, but she should not give up the rights which vest in the child in so far as maintenance and others issues are concerned. So हम बच्चों का इशू नहीं ले सकते हैं, हम क्रिमिनल मैटर्स नहीं ले सकते हैं। ओनली 498A का हमारा है कि हम ले सकते हैं। क्वेश्चन के लिए उनको हाई कोर्ट ही जाना पड़ता है, कोई भी एफआईआर होती है, क्योंकि हम इसको कवर नहीं कर सकते हैं। जो क्रिमिनल है, हीनियस क्राइम्स हैं या फ्रॉडुलेंट क्राइम, जो क्राइम्स हैं, जैसे केस इन्वॉल्विंग सीरियस एंड स्पेसिफिक एलिगेशन ऑफ फ्रॉड, फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इम्पर्सोनेशन, कोरिशन एक्सेट्रा, ये चीजें हम नहीं ले सकते हैं। तो काफी चीजें हैं जो हम नहीं कर सकते हैं, और क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट ही जाना पड़ता है कई बारी। ये चीजें हमें सब ध्यान में रखना है मीडिएशन करने से पहले। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है मीडिएशन का, हम चाहते हैं सब लोग आए। हमारी ये सलाह है कि लंबी अदालती कार्रवाई से में फंसने से अच्छा है कि मीडिएशन के जरिए अपने विवादों को सुलझाएं, चाहे प्री लिटिगेशन स्टेज या मध्यस्थ, फायदेमंद इसके लिए भी है, क्योंकि पार्टियों के बीच करवाहट शुरू से ही कम होती है
और आपसी समाधान ढूंढने में आसानी रहती है। सो आई होप आपको कुछ अच्छा लगा होगा। अगर आपने कुछ पूछना है तो आप पूछिए। मीडिएशन हम कोशिश करते हैं, सारे मीडिएटर्स, हमारे रेगुलर क्लासेस भी होती हैं, हमें एडवांस ट्रेनिंग भी दी जाती है, और हर एक चेंजेस ऑफ लॉ और लेटेस्ट केसेस के अकॉर्डिंगली हम सब कुछ करते हैं। तो थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू किरण मैम, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। इनफैक्ट बहुत कुछ सीखने को मिला। कितनी चीजें जो हम लोग मेडिटेशन सब लोग पढ़ते नहीं है ना, मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ ढंग से, चले जाते हैं मेडिटेशन का बेनिफिट भी ले लेते हैं, पर इतना कुछ नहीं पता होता है। कुछ आपने बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। एक्चुअली मैं नोट कर रही थी ये सोच के कि आपसे पूछूंगी, बट आपने सब्सिक्वेंटली उन डाउट्स को भी क्लियर कर दिया, तो मेरे क्वेश्चंस स्ट्राइक ऑफ होते रहे। कुछ चीजें क्लियर करवाना चाह रही हूँ आपसे कि जैसे ये वी द विमेन ऑफ इंडिया का फोरम है, जहां पर कि हम कोशिश कर रहे हैं विमेन इश्यूज को एड्रेस करने की और उनको लिए चीजें ज्यादा आसान बनाना। हम ये भी कहते रहते हैं कि देखिए, अगर आपके संग कुछ गलत हो रहा है तो बोलिए, रिएक्ट करिए, उसको रिजॉल्व करवाइए। एक बहुत समस्या ये होती है कि रूटीन में एज अ वुमन या एज अ पर्सन आई डू नॉट वांट टू गो टू कोर्ट। मैं अननेसेसरीली रोज, और कोर्ट सबके लिए एक स्कैरी सा कॉन्सेप्ट है कि पता नहीं जाएंगे क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, वकील कितनी फीस चार्ज कर लेंगे, मिसगाइड कर लेंगे, अदर पार्टी से मिल तो नहीं जाएंगे वकील, या फिर अदर पार्टी अपना इन्फ्लुएंस तो यूज नहीं कर लेगी। तो कोर्ट में जाना या पुलिस कंप्लेंट करना, ये सब एक फियर फैक्टर इन्वॉल्व रखते हैं। एक एप्रीहेंसिव कॉन्सेप्ट रहता है दिमाग में। तो आप ये समझाइए कि मान लीजिए एक वुमेन है जिसको घर पे कुछ तकलीफें हैं। इट कैन बी अ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट होम, इट कैन बी अ डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। तो इन विषयों पर भी क्या मैं किसी भी एक चीज के लिए रिकोर्स कर सकती हूँ, मीडिएशन दैट इज प्री लिटिगेशन? और जैसा आप बोल रहे थे कि वो खुले हुए मीडिएशन सेंटर्स आप आ सकते हो, तो प्रक्रिया थोड़ी समझाइए कि मान लीजिए एक महिला है जिनको घर में तकलीफ है, डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन में आती है वो तकलीफ है, वो पुलिस कंप्लेंट ना करके मीडिएशन के थ्रू कैसे सॉर्ट आउट करवा सकती है? मेथड क्या है वो, मतलब प्रोसीजर समझना चाह रही हूँ। देखिए शोभा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये सबके लिए भी फायदेमंद होगा अगर जो भी सुन रहा है। इसमें क्या है, अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है, लड़की को मारा जा रहा है या कुछ है, तो वो क्या करेगी? सबसे पहले पुलिस को बुलाती है, 100 नंबर डायल करती है। क्योंकि वो अगर सीरियस ग्रेव इंजरी हो जाती है तो हॉस्पिटल भी जाती है, उसको उनका मेडिकल भी होता है, जो उनका रिकॉर्ड बनता है। और जितनी भी पुलिस कंप्लेन ऐसे होती है, वो सब इनका एक ऑफेंडर के वे में उनका एक बिहेवियर आता है सबका, कि ये क्या कर रहे हैं। मतलब इनकी, आई एम टॉकिंग अबाउट मैट्रिमोनियल हाउस, वो वहां के लोग क्या कर रहे हैं लेडी के साथ, या वो अपने घर वालों को बताती है, या कोई व्हाट्सएप किसी को कर रही है, फ्रेंड को। देखिए पॉस्को में भी आपको पता, अगर आपको नॉलेज होती है, यू आर ऑल्सो अ लॉयर, तो इमीडिएटली यू शुड ऑल्सो इन्फॉर्म द पुलिस। ये नहीं है कि हम घर बैठे, अगर मुझे किसी ने बताया और वो केस नहीं कर रही या वो नहीं जा रही डर के मारे कि वो उनको मारेंगे, तो फिर ये भी गलत है। आप अपने राइट तो यूज करो, ये तो आपका फंडामेंटल राइट है, प्रोटेक्शन का, लिबर्टी का, लाइफ का। ये अपना, आपको अपना खुद प्रोटेक्ट करना है, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें देती है। सबसे बड़ी बात। फिर आपका डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो आपने बोला, उसमें सेक्शन 12 में आप आइए। अगर मारपीट हो रही है या आपको घर से निकाल दिया, तो उसमें आपको मिलता है, शेयर हाउस होल्ड है आपका, मैट्रिमोनियल हाउस है, आपको कोई निकाल नहीं सकता। आपका हस्बैंड भाग गया सपोज, और आपको कोई पैसा का सुविधा नहीं है, आप चाहते हैं कि हम प्री लिटिगेशन कैसे करें? जैसे ये कह रहे, आप ये कह रहे हैं कि आप कोर्ट के जाने की वजह कैसे करें, बट मैं आपको सिर्फ पहले ये बताना चाहती हूँ कि जब आपको बहुत ज्यादा चोट लग रही है या कुछ है, तो आप फर्स्ट स्टेप अपना इलाज पहले करेंगे ना, आपका फंडामेंटल राइट है। उसके बाद आप क्या स्टेप लेना चाहते हैं, वो धीरे धीरे आपकी फैमिली, अगर आप नहीं चाहती, आपका कोई फैमिली का मेंबर चला जाता है कंप्लेन करने, आपका बच्चा भी जा सकता है। ये नहीं है कि आपके पेरेंट्स जा सकते हैं, आपकी सिस्टर जा सकती है, आपका ब्रदर जा सकता है, कोई भी जा सकता है। सो आपको फर्स्ट स्टेप क्या है, जैसे ये प्री लिटिगेशन के हैं, अगर आप नहीं जाना चाहते कोर्ट कचहरी में, दिल्ली में जगह जगह सेंटर्स बने हुए हैं।
कुतुब इनक्लेव का ITO में भी है, आपका वुमेन सेल में भी है, वुमेन कमीशन जहाँ है, आपकी हर जगह काफी जगह सेंटर्स बने हुए हैं। वहां पे आप जाइए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वहां पे एक फॉर्म होता है, कुछ पेमेंट करनी होती है, वो आप भरेंगे। उधर आपको दूसरी पार्टी को नोटिस देके बुलाया जाता है, जिसमें समस्या को सुनते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं, एक एक समस्या को कोशिश करते हैं कि उनका हल हो, और वो कोर्ट कचहरी ना जाए। पर अगर वहां पे भी सेटल नहीं होता तो वो क्या करेंगी, मतलब एक लेडी क्या करेगी जहां उसकी सुनवाई नहीं होगी? वो भी कितने धक्के खाएगी। अगर वो पैसा बचा रही है, समय बचा रही है, सीधा जाके, कई बार होता है कि उधर भी सुनवाई, मतलब उनका सेटलमेंट नहीं होता, तो वो क्या करेगी? तो मजबूरी है, वो जाएगी या वुमेन सेल जाएगी, वुमेन सेल में कंप्लेन करेगी। वुमेन सेल जाके वहां पे भी आपके सलाहकार बैठे होते हैं, मैरिज काउंसलर्स होते हैं, जो बुलाते हैं, कोशिश करते हैं इनका समाधान हो जाए। अगर वुमेन की ज्वेलरी नहीं दी, या कोई सामान नहीं दिया, या कोई सर्टिफिकेट नहीं दिए, कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कई चीजें हैं जो उनका, कपड़े हैं, चीजें हैं जो उनकी वहां पड़ी है और वो नहीं मिल रही हैं किसी कारणवश, तो वो भी मांग सकती हैं। और वो कोशिश करते हैं उनको दिलवाने की, क्योंकि वो हर एक डेट में दूसरी पार्टी को भी बुलाते हैं। अगर वो बंदा सपोज उनको लगता है कि ये जो जो कंप्लेन में नाम देते हैं उनको बुलाते हैं, उनको लगता है कि किसी और को ही बाद में बुलाना चाहिए, अगर उन वो मतलब जो लेडी कह रही है कंप्लेनेंट, तो उनको भी कोशिश करते हैं बुलाने की, सुलह करवाने की कोशिश करते हैं। अगर वहां पे भी नहीं सुलह होती वुमेन सेल में, तो इट कैन बी डायरेक्टली रेफर टू मीडिएशन सेंटर ऑल्सो, वे द मीडिएटर्स कोशिश करते हैं अपनी टेक्निक से, अपनी कला से, कि ये सेटलमेंट हो जाए। कई बारी सिचुएशन ऐसी होती है कि हैंडल करना मुश्किल होता है, तो बाहर आजकल हमारे मीडिएशन सेंटर के बाहर भी पुलिस खड़ी होती है। पर कोशिश मीडिएटर को ये करनी चाहिए उनको सिचुएशन को हैंडल करने की, क्योंकि कई बारी इतने बुरे उनके रिलेशनशिप हो जाते हैं कि हस्बैंड वाइफ या कोई भी जो भी समस्या लेके आ रहा है, वो एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते, और ऐसे कई साल हो जाते हैं जो उन्होंने बात तक नहीं करी होती। तो इसमें मीडिएटर को चाहिए एक पेशेंट लिसनिंग, एक उनको समझे कि एक पार्टी को वो चाहते क्या है, बॉटम लाइन क्या है, उनका इशू क्या है, गैदर करें इंफॉर्मेशन गैदर करके उसको मतलब नेगोशिएशन, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स से उनको आगे के आगे करके उनको जो पोजीशन बेस से इंटरेस्ट बेस में ले आए, कि उनकी जो पोजीशन थी नहीं हम नहीं करेंगे, उसको ब्रेक करके कि आप सिर्फ ये चाहते हैं ना, आपका ये इंटरेस्ट है, तो आप इस पे बात करते हैं। तो एक एक करके इशू रिजॉल्व करें, ये नहीं कि 10 इश्यूज की फाइल खोल ली और जी करो सारे काम, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास एक मैटर है तो आप उसको सॉल्व करिए। तो ऐसा कोशिश है कि लेडीज को भी थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है, एक एक करके आप प्री लिटिगेशन मीडिएशन पहले यूज करिए, जो आपके लिए अवेलेबल है, गवर्नमेंट ने करी हुई है। ऐसे ही कई संस्थान हैं जो लीगल एड में भी है, लीगल एड में आपका काफी चीजें हैं, कंसिलिएटर हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, या लोक अदालत लगती है, कई बारी आप छोटा सा मैटर फाइल करके लोक अदालत में लगा के उसको भी सेटल करा सकते हैं, जैसे कि आपका इसका ये नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट के ऊपर जो केसेस होते हैं 138 के, चेक बाउंसिंग, ये छोटे छोटे केसेस सारे सॉल्व हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहे और नहीं हो, पड़ोसी के झगड़े तक सॉल्व होते हैं, सब चीजें सॉल्व हो सकती हैं अगर आप चाहें तो ये आपकी फ्री विल पावर होती है। आप पार्टीज को बुलाइए, बातचीत के जरिए ही समाधान निकलता है, घर बैठने से नहीं निकलेगा, बातचीत के जरिए ही निकलता है। आपको फेस करना ही पड़ेगी, अपनी जो वीकनेस है उसको ओवरकम करना ही पड़ेगा। तो आपने ये समझाया, उसके बाद मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग किसी को पूछना, बस मैं एक अपनी बात बोल के खत्म कर रही हूँ कि किरण मैम की जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है फॉर श्योर उनको मीडिएशन में नहीं ला पाएंगे, सीरियस ऑफेंसेस हैं वो सेटल नहीं हो सकते। क्वेश्चन हम लोग सब जानते हैं कि अगर एक बार एफआईआर बन जाती है तो क्वेश्चन केवल 482 में जाकर हाई कोर्ट के थ्रू पॉसिबल है, ट्रायल कोर्ट के पास भी राइट नहीं होता, सिमिलरली मीडिएटर्स के पास भी राइट नहीं हो सकता है क्वेश्चन करने का। तो अगर एफआईआर एक बार बन गई है तो उसको क्वॉश करवाने का तरीका यही कि आपको सेक्शन 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन डालनी होती है और फिर वो सेटल हो सकता है। पार्टिसिपेंट्स हैं, प्लीज किरण मैम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्नेहा, ज्योति जी और बाकी सब लोग भी जो भी पूछना चाहें प्लीज। No, ma'am, I am familiar with Kiran Bharadwaj in Ambassadors of Mediation.
So I Yes. just attended. बहुत अच्छा बोले आपने, मतलब Thank you so much. it was very clear. I'm also a trainer, but in KSMCC, Kerala State. Okay. Nice meeting you, ma'am. Thank Yeah. you so much. Would you like to Yeah. add something what Kiran ma'am is saying, or do you want to ask something, or you want to add something? Please carry on. No, she has explained everything very beautifully. I'm proud of you. Thank you. Anyway, thanks for creating this venue. We had an opportunity to meet each other personally. Okay. Same here. My pleasure, ma'am. My pleasure. Thank you so much. एक मैं आपसे और समझना चाह रही थी किरण मैम, आपने बताया मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में आ सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस वाले मैटर्स में आ सकते हैं, और मेंटेनेंस वाले इशू पर भी आ सकते हैं। ये सारी चीजें प्री लिटिगेशन हैं। जो आप पुलिस थाने का बता रही थी वो मुझे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिएगा कि पुलिस थाने में जो आप कहते हैं ना मीडिएशन है, मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है कि जब मैं किसी क्लाइंट के साथ गई हूँ कि वो होता है जब हमने पुलिस कंप्लेंट कर दी, तो जो थाने वाला आप बता रहे थे वहां ये पॉसिबिलिटी है क्या उसमें मैं कंप्लेंट ना करूं और मैं केवल जाऊं और मेरी ऑफिशियल कंप्लेंट के बिना प्रोसीडिंग हो जाए मीडिएशन में वहां पर? देखिए, जब आप पुलिस कंप्लेन करते हैं तो आपको एक नोटिस आता है। उनका भी रूल है कि विद इन 14 डेज आपको नोटिस दें या कार्रवाई करें, कुछ भी करें, क्योंकि विदाउट इन्वेस्टिगेशन वो किसी को अरेस्ट तो कर नहीं सकते। आजकल आपको पता है एज पर न्यू रूल्स, तो वो भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आपको बुलाते हैं, आप जाइए अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। सपोज अगर कोई लेडी ने मतलब कहा कि इन्होंने डॉवरी मांगी है या कोई चीज मांगी है हमसे, या हमारे चीजें रखी और हमें धक्के मार के निकाला, गाली गलोच करा, या कोई भी टॉर्चर है, हैरेसमेंट है, कुछ भी है, वो कंप्लेन फाइल करती है, वो सब फैमिली मेंबर्स का नाम लेती है। पर पुलिस भी तो ऐसे आजकल नहीं करेगी ना अरेस्ट जब तक वो इन्वेस्टिगेशन ना करे। कोर्ट का ऑर्डर्स है, रूलिंग है कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए। आप उनको नोटिस देते हैं 41A में या उसमें, तो नोटिस आता है आपको, उसमें आप जाइए अपने सारा लेके कि भैया हमने इनको ज्वेलरी दी थी, सब कुछ दिया था, ये सब ले गई है, दिखाइए। ये तो ना कि सिर्फ ये जो कानून बन रहे सिर्फ लेडीज के लिए है, ये सबके लिए है। कई लोग आदमी लोग सोचते हैं कि नहीं हमारे लिए कानून नहीं है, लेडीज के ज्यादा राइट है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद अवेल करिए, आपको अपने कानून का अधिकार है जानने का, आपको अपने राइट्स का अधिकार है जानने का। अगर आपको कुछ नहीं समझ, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है उसके बाद अगर उनको फील होता है कि अरेस्ट करना चाहिए, तो वो कुछ कर सकती है, जिसमें आप कोर्ट में जा सकते हैं बेल लेने या कुछ करने, या पुलिस उसको एक काम और कर सकती है, मीडिएशन, ये जो मीडिएशन करने लीगल सेल में दे सकती है, वुमेन सेल में। जो भी कंप्लेन है वुमेन सेल जाके वहां पे भी फिर आपके एक्सपर्ट्स बैठे हैं, आपके काउंसलर्स बैठे हैं, वो उसको देखेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, बुलाएंगे, दोनों पार्टीज को बिठाएंगे, बातचीत कराएंगे। बातचीत का ही जरिया है, तो जो भी सेटलमेंट होता है वो कई बार वहां पे भी हो जाता है। कोर्ट कचहरी जाना जरूरत नहीं है, उसमें भी सेटलमेंट होता है, पुलिस स्टेशन में भी सेटलमेंट हो जाता है, वुमेन सेल में भी सेटलमेंट हो जाता है, प्री लिटिगेशन मीडिएशन सेंटर्स में भी सेटलमेंट हो जाता है, आपके काउंसलर के पास भी सेटलमेंट हो जाता है, किसी के पास भी हो सकता है। अब तो कंपल्शन है ना, अब तो एज अ मैंडेटरी प्रोसीजर द पुलिस वुड हैव टू, जितने भी मैट्रिमोनियल केसेस जाते हैं अगर कंप्लेंट, तो उनको मीडिएशन के लिए भेजना ही होता है एज अ मैटर ऑफ प्रोसीजर। पुलिस खुद भी ले सकती है और वुमेन सेल में भी दे सकती है, दोनों वे से। तो कई बार लोग डरते हैं कि पुलिस बुला रही है, ऐसा कुछ नहीं, आप जाइए उनसे बातचीत करिए। किरण मैम सुप्रीम कोर्ट की सबसे अच्छी मीडिएटर है। ब्यूटीफुली। I have assisted her in many cases. एक डाउट था किरण मैम, छोटा सा, ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं, इसमें ये काउंसलिंग हर जगह होती है, जैसे पुलिस स्टेशन में भी होगी, जैसे महिला केंद्र होते हैं, और हर स्टेज पे होनी जरूरी होती है, ये डिपेंड करता है? देखो थानवी जी, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा मेरे लिए बोला, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। बट मैं एक चीज बताऊंगी, जहाँ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं उनकी काउंसलिंग घर से ही शुरू हो जाती है। हाँ। घर के जो भी बड़ा होगा, पड़ोसी होगा, या उनकी फ्रेंड्स होंगी, या कोई भी कनेक्टेड पीपल होंगे, थर्ड पर्सन, वो कहेंगे नहीं आप ये करो, आप ये करो, चाहे वो नेगेटिव वे में बोले चाहे पॉजिटिव, बट काउंसलिंग हो रही है। हाँ, वो स्टार्ट फिर वो वकील साहब, एक कोई ना कोई फ्रेंड होगी थर्ड घर में, उनसे ही पूछेंगे, चलते चलते सलाह भी लेंगे, कोई मंदिर गुरुद्वारे जा रहा है तो भी सलाह मिल जाएगी उनको, क्योंकि ये इशू उनके जो घर में, मतलब जिसके मन में कोई भी इशू है वो हर एक से बात करने की कोशिश करता है कि वो निकले बाहर। तो ये फ्रस्ट्रेशन लेवल जो इनका निकलता है उसमें ये वेंटिंग कहते हैं हम लोग, कि ये चीज जरूरी है निकलनी, चाहे वो हमारे पास आए चाहे किसी के पास है। तो ये काउंसलिंग तो फर्स्ट डे से शुरू हो जाती है, उनके वकील साहब के पास आते हैं तो भी काउंसलिंग करते हैं, हर कोई पूछता है उनको,
तो ये उनके दिमाग में वो पक्के हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक आते आते वो पक्के हैं कि उन्होंने पता है क्या करना है। बट जब लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होते हैं तो वो रॉ होते हैं। जब आप टीपी फाइल करते हैं तो एकदम रॉ आते हैं, बट अगर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी है और वो लोअर कोर्ट से खेल के आ रहे हैं, मतलब पूरे मैटर्स अपील 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 या ऐसे करके आ रहे हैं, कभी वो पार्टी है कभी वो काउंटर पार्टी है, ऐसे करके आ रहे हैं, तो वो पक्के हैं, उनको पता है क्या करना और क्या नहीं। वो समय हमें बहुत डिफिकल्टी होती है उनको ब्रेक करना, उनको समझाना, क्योंकि वो लास्ट प्लेटफॉर्म है सुप्रीम कोर्ट, और 142 पावर है, इनहेरेंट पावर्स है, जज साहब कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम थोड़ा बिंदास रहते हैं सुप्रीम कोर्ट पे कि हम कुछ भी लिख दें, जैसे आपने कहा 1 दिन में सेटलमेंट करना है जी, हो जाएगा, जज साहब से डिवोर्स ले लो, 142 पावर का लिख देंगे, अगर जज साहब मान गए ठीक है, नहीं माने तो भी ठीक है, नहीं तो प्रोसीजर वाइज फर्स्ट मोशन फाइल करो, सेकंड फाइल करो। तो ये जो जस्टिस गोयल वाला वो काम आ जाता है। हाँ, वो काम आपने तो करा ही है, आपके मैटर्स में कितनी बारी मैंने लिखवाया भी है। हाँ। तो ये सुप्रीम कोर्ट का बेनिफिट है हमारे लिए बैठ के, बट लोअर कोर्ट में हम 142 यूज ही नहीं कर सकते, हमें वहां पे प्रोसीजर वाइज चलना पड़ता है कि फर्स्ट मोशन बताइए विद इन ऑन और बिफोर 1 मंथ, सेकंड मोशन एज पर डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, क्योंकि आजकल जजमेंट भी काफी है, आपको पता ही है। तो ये सब चीजें हमें करना पड़ता है। आप फर्स्ट मोशन में क्या करेंगे, सेकंड मोशन में क्या करेंगे, अगर कोई एफआईआर है वो क्वेश्चनिंग होगी आफ्टर सेकंड मोशन, मतलब फाइलिंग और गिविंग आफ्टर द डिक्री ऑफ डिवोर्स, तो वो भी हम लिखते हैं और उसमें कुछ पैसा रख देते हैं कि आप पैसा उस समय मिलेगा जब आप कॉपरेट करेंगे। तो ये हम ब्रेकअप में पैसा करते हैं फिर उनका। एक जनरल क्वेश्चन था मेरे एक नोन है, उन्होंने, एक लड़की ने 3 केस लगाए सॉरी, डीवी एक्ट में 498A की कंप्लेंट और 125 नहीं सॉरी, और ये 125 हाँ फैमिली कोर्ट में। तो फैमिली कोर्ट में भी उसकी काउंसलिंग हो रही है, उसकी महिला पुलिस थाने में भी काउंसलिंग हो रही है, उसकी यहाँ भी काउंसलिंग हो रही है, डीवी एक्ट में मजिस्ट्रेट साहब भी कर रहे हैं। और तो क्या अभी ये आगे सब मैंडेटरी होता है? अगर जानवी जी अगर वो यहाँ पे भी नहीं करेगी ना, अपील फाइल करेगी, तो वहां भी काउंसलिंग होगी। वहाँ भी ये एक ये तो प्रोसीजर है। चलता ही रहेगा, सुप्रीम कोर्ट तक काउंसलिंग होती है, ये तो आपको पता ही है। हाँ, क्योंकि मीडिएशन में आएंगे ही आएंगे जज साहब के। अब जो नए जो एज पर उनको भी डायरेक्शन है, जो भी आपके पास केस है, पहले अगर आपका मैट्रिमोनी है तो आपको उनको मीडिएशन में भेज दो, क्योंकि कहीं तो ब्रेक होगा ना। अगर उन्होंने घर की नहीं मानी, किसी की तो मानेगी, किसी के पास तो ऐसी टेक्निक होगी कि उनको पीस दिला सके, सेटिस्फेक्शन दिला सके, विन विन सिचुएशन। क्योंकि हमारा मोटिव है विन विन सिचुएशन करना, दोनों पार्टीज का सुनना, दोनों पार्टीज को इक्वल देखना और दोनों पार्टीज को विन विन सिचुएशन में लाना। टेक्निक भी मेरे ख्याल से विद पैसेज ऑफ टाइम आप जितना डिले होता जाता है, जितने आगे स्टेज पे हो सकते हो, यू मे टेंड टू गिव अप सम ऑफ योर इश्यूज। आपका अल्टीमेटली 1 या 2 इशू रह जाते हैं एंड में, जो सारे इश्यूज वो हो जाते हैं आगे के आगे। आइडिया ये है कि हर स्टेज पे उनको मीडिएशन मिले तो दे में ब्रेक द आइस एनीवेयर। अब वही आपका एक कोई केस था जिसमें अगर उनकी डॉटर है, अगर वो 3 साल की है, अगर वो 10 साल तक लिटिगेशन करेंगे तो वो 13 साल की हो जाएगी, तो उसको अच्छा लगेगा, डॉटर तो समझेगी ना कि मम्मी पापा लड़ क्यों रहे हैं, तो उसका ही वेलफेयर देखो भाई। तुम पेरेंट्स को भी देखना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आप भैया या तो साथ रह लो या फिर छोड़ दो, या वो सेपरेशन ले लो, जो भी है। आपको तो पता ही है सारा लॉ, एज पर लॉ जो भी करना है आपने। नहीं, अभी जैसे ये मेरे सामने आया था ना कि हर स्टेज पे काउंसलिंग, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उससे क्या है, वो अलग अलग आदमी अलग तरह से काउंसलिंग करता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी तो होती है, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस निकलते हैं, आइडियाज देते हैं, और फिर ऑप्शंस आती हैं कि आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर, क्योंकि हमें तो ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना है ना। सिर्फ मीडिएशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही करना है, आउट ऑफ द बॉक्स भाई आप क्या बेटरमेंट के लिए कर सकते हैं, और आउट ऑफ द बॉक्स तो वो भी सोचना है। तो वो तो क्लाइंट्स मतलब पार्टी से बताती है ना, हम ये कर सकते हैं, तो हमें उनको वो थोड़ा सा उत्साहित करना, आप सोच के आइए, आप बताइए। राइट बात है। तो जैसे हम आपके लिए ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस कितने मैटर्स में निकाले हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स, तो वो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी उनको देने हैं, वो तो हम नहीं बता सकते ना, वो तो पार्टी से हमें जनरेट करके देती है, पार्टी से बताइए, है ना। So तो the point is, wherever is matrimonial dispute, at every stage you will get mediation. हर जगह आपको mediation मिलेगा, आपको कोर्ट। आई थिंक सेटल हो जाते हैं मैक्सिमम, जो नहीं करते वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते ही हैं, फिर जो नहीं करना चाहते हो तो बात अलग है, बाकी सब हो जाते हैं। हाँ, हो जाते हैं। आप तो एक्सपर्ट हैं, आपके तो सारे ही सेटल होते हैं। आजकल ऑनलाइन हो रहे हैं। Ma'am, my question is like there's one hypothetical case I just wanted to say is that if a couple want a mutual divorce and they go to an ordinary advocate, not a mediator, not a certified mediator,
So can they still mediate the proceeding and can make their joint petition in the court? Why not? Yes, always. Can there be if there is some jewelry or some kind of amounts which as per the law it is the boy has to give to the girl, and if they settle it down at a lower amount, or can it be adjustable if not as per the law, like See, street you are asking that jewelry and amount, are they same together? They can take or not, or only the jewelry if it is of higher amount and a party is taking lesser amount. Is it that a question? can both the lawyers of the boy side and the girl side, can they go to a court for a joint petition, or also they can go through a mediation and then have the recourse there also? See, Sneha, any case, any settlement, I must say, even it is not through court annex mediation, you can file a mutual consent first motion if it is a divorce case. Where the terms are settled, it is not necessary that a lawyer is also needed. Both parties can go make a petition jointly, and affidavits are there. Affidavit of evidence is there. Everything is there. You give your marriage certificate along with that. Everything, your photographs or your whatever you settle, and you sign. You are free, because ultimately what we do, if the divorce matter is filed, we withdraw the divorce petition and then file first motion. First of all, even otherwise, all the cases which are pending, it is bound to be withdrawn once we file any case of first motion thereafter. So moral of the thing is that we can file first motion without going to the court also directly. I've recently, I will tell you my thing. A parties came to me where the wife has left and with the jewelry and all, and she came one day with lot of allegations on the party for the boy side, the matrimonial home also, family members. So what I did, I have not allowed them to go to court. I said, you wait and watch. Please have patience. So they waited. I said, take somebody's help who knows both the family. एक होता है ना विचोला, हमारे में कहते हैं, जो शादी करवाता है या जो बंदा बहुत रिगार्ड देता है एक फैमिली दूसरी फैमिली का, देयर मस्ट बी समबडी, कोई भी हो सकता है वो, जिसको आप दोनों पार्टीज बहुत रिगार्ड देते हैं. मे बी योर नेबर, मे बी योर एल्डर, कोई भी हो सकता है दोनों घर में से, या कोई थर्ड पर्सन हु इज अ न्यूट्रल पर्सन. आप उनके पास जाइए, उनसे बात करिए, आप बात बताइए अपनी. अगर आप छुपाते रहे हमारी बहू ने ये नहीं करा, तो आप मतलब वही है ना, अगर आपने अवेल नहीं करे अपने राइट्स तो आप रोते रहोगे. आपको बात तो करनी ही पड़ेगी. आप उनके पेरेंट्स से बात कराइए, मतलब थर्ड पर्सन के थ्रू या न्यूट्रल पर्सन के थ्रू, जो भी है, आप बात कराइए. बात करते करते करिए, जब वो टाइम ले तब जाइए. आप लड़की को घर चाहे मत ले आइए, हम नहीं कह रहे कि अगर आपने नहीं रखनी तो आप मत ले आइए, पर वेट तो करो. हैव पेशेंस, दोनों पार्टीज की पेशेंस होनी चाहिए. तो ये करते करके अगर पुलिस कंप्लेन भी हो जाती है, पर कोर्ट में तो नहीं गया ना मामला, पुलिस कंप्लेन हो जाती है या वुमेन सेल तक चला जाता है, कोर्ट में तो नहीं गया ना अभी मामला, तो एफआईआर नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो आप अभी भी सेटल कर सकते हैं. तो क्या होता है, जब आप बातचीत में जरिए में करेंगे तो वो पैसे क्लेम करते हैं, एलिमनी मांगेगी या कुछ मांगेंगे, तो उनकी ज्वेलरी दीजिए, आप उनके कपड़े दीजिए, लड़की के सब कुछ दे दीजिए, और वो राइटिंग में ले लीजिए, साइन करवा लीजिए विटनेस के साथ, वो उनके पास चला जाता है. तो कोई केस जो एक्सपेंसेस का होता है, अगर उनके पास रिसिप्ट्स है, कुछ भी है, वो आप उनका पेमेंट कर लीजिए. तो वो अगर पार्टीज मान जाती है, केस खत्म हो जाता है. उसके बाद क्या करना है, सिर्फ सीधा जाके फर्स्ट मोशन ही तो डालना है. आप डालिए दोनों पार्टीज का वो सेम लिख के ऐसे टर्म्स में हो गया, और दोनों पार्टी साइन करती है, सब कुछ हो जाता है. और सेकंड मोशन डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है. Can a party of one of the mediation order हो गया है, and can one of the party can go and say to the court that नहीं, ये mediation under question हुआ है, so I want to challenge it. Before becoming the court order or decree of the court, you can always withdraw from the settlement also. ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता. फर्स्ट मोशन हो जाता है, सेकंड मोशन में लड़की विड्रॉ कर लेती है कि मेरा तो स्टिग्मा है, मैं डिवोर्स नहीं दूंगी, ठीक है ना, विड्रॉ कर लेगी.
सारा पैसा वापस कर देती जो फर्स्ट मोशन लिया, सब कुछ कर लिया, तो वो डिग्री ऑफ डिवोर्स नहीं हुआ ना, वो कोर्ट का ऑर्डर तो नहीं हुआ, तो डिवोर्स हुआ ही नहीं। राइट। बट अब जो जजमेंट्स आ रही है, अगर आप बाउंड हो जाते हैं, साइन कर देते हैं सेटलमेंट, तो जजेस कहते हैं कि आप इसको इम्प्लीमेंट करो बिकॉज वो फाइनलिटी हो गया है। तो ये भी अब जजमेंट्स आ गई हैं, तो आप उसके नजरिए में देखेंगे तो उनको बाउंड, दे आर बाउंड, फिर उनको आप कंटेंट में दे सकते हैं, फिर उनकी चैलेंज कर सकते हैं कि ये विड्रॉ नहीं कर सकती। पर कई ऐसे सेटलमेंट्स होते हैं जो बने होते हैं और जो वो मानते नहीं है कि हमें फोर्स से करा गया था, फिर वो सेटलमेंट नहीं है ना। अगर आप फोर्स से करो, आप कोरिशन से करो, आप दबाव में करवाओ किसी को, पेरेंट जबरदस्ती करा दे बेटी से कि भैया वो हमें 20 लाख दे रहे आप करो, और बेटी कहती है मुझे तो डिवोर्स देना ही नहीं है, मेरे पेरेंट्स ने जबरदस्ती करा, या मैं थी नहीं मेरे पेरेंट्स ने साइन करा, तो वो चीज है ही नहीं, वो मान्यता नहीं रखती। मोटर व्हीकल केस भी मतलब जैसे चालान होता है, ट्रैफिक का चालान होते हैं, कैन वी गो एंड अप्रोच मीडिएशन? लाइक कभी कभी बहुत ज्यादा चालान हो जाते हैं, आप लोक अदालत में जाइए, लोक अदालत सबके लिए खुली है, वहां पे 1 मिनट में चालान के केस सारे खत्म हो जाएंगे। हर महीने लोक अदालत लगती है इंडिया में। दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर, बिकॉज यू नो दैट दिस इज, अगर हम लोग का सपोज 15,000 19,000 चालान हो गया है, सो वी कैन लिटिल नेगोशिएट। नहीं, मीडिएशन में जाने की जरूरत नहीं है, ट्रैफिक कोर्ट्स हैं हर जगह बने हुए हैं, हर जगह आपकी सुविधा है, आप वहां जाके खत्म करा सकते हैं, आप लोक अदालत जाके खत्म करा सकते हैं। मीडिएशन में आने के लिए प्री लिटिगेशन मीडिएशन में आप करेंगे, वो है नहीं ना, ये आपके लिए प्लेटफॉर्म्स है ना अलग अलग, हर जगह ट्रैफिक कोर्ट्स है, आप जाइए वहां पे। थैंक यू किरण मैम सो मच for the queries. Now I'm clear. Thank you, Sneha. Thank you, Kiran ma'am. It has been a lovely session. थैंक यू सो मच, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और नए साल का ये जो चल रहा है ट्रेंड सबके लिए अच्छा हो, आगे खुले सबके कोर्ट्स और सब कुछ हो ठीक ठाक। तो हम फिजिकल मीटिंग कर लेंगे उसके बाद ऑनलाइन की जगह। हाँ, वो भी अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, so kind of Thank you, you. Kiran ma'am, so Thank much. you. Thank you, Jai Hind. Manvi, Jai Hind. Jyoti Thank ji, you. and everybody, every single participant. Thank you, everybody. Thank you, Kiran ma'am. जय हिंद, नमस्कार।